पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं 23 मार्च का बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, 81 बरस पहले पाकिस्तान का जो ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जो पहली सीढ़ी थी, आज उस सीढ़ी को अबूर किया गया था जनाब। आज के दिन मंटो पार्क लाहौर में, यहाँ यानी जो आजकल ग्रेटर अल्लामा इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पर एक मकाम है जहाँ आज मीनार पाकिस्तान कायम है। वहाँ एक स्टेज सजाया गया, लाखों अफराद ने उसमें शिरकत की और वहाँ पर मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक नया तस्वर पेश किया। एक बिल्कुल अलग बात थी। वो मुसलमान जो कि बैक फुट पे थे, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई थी, जिनकी सियासी जद्दोजहद बज़ाहिर किसी सिमत जाती दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक लीडरशिप उठती है और लीडरशिप कहती है जनाब अलग रियासत। जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहां मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम की जाए। और उसके नतीजे में इस दो कौमी नजरिए में कायद आज़म की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान, जो मुसलमान और जो हिंदू हैं, ये दो फिरके नहीं हैं, ये दो कौमें हैं और कोई भी आइन यहाँ पर हो उस आइन का इतलाक पाक मुसलमानों पर भी नहीं हो सकता। और ये बहुत सारे ऐसे नुकात थे जिनमें ऑलमोस्ट 4 ऐसे पैराग्राफ्स थे, 400 वर्ड से मुश्तमिल ये करारदाद पाकिस्तान, जिसको करारदाद लाहौर कहते, लेकिन बाद में इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये हुई मंजूर और इसके बाद शफात ने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इस करारदाद के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, उनकी जो शोहरत थी उसमें इजाफा हो गया। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि मुसलमान जो बरसगीर में रहने वाले थे, समहाउ उनको एक राह दिखानी थी। इस करारदाद ने उनको एक राह दिखा दी और उसके बाद उनकी जद्दोजहद के सिलसिले का हुआ आगाज़। और आप देख सकते हैं जनाब कि अगर वो आगाज़, वो करारदाद पास ना हुई होती तो 1947 से पाकिस्तान न बना होता, पाकिस्तान न बना होता तो आज हम बड़े आराम से आज यहाँ पर आपके सामने शो कर रहे होते ना, अच्छी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। जनाब इस हवाले से आज आपके सामने पहले तो कुछ तारीखी पहलू रखेंगे और उसके बाद शो का बाज़ाब्ता आगाज़ तो खैर अभी हम करने ही वाले हैं, तो मेरे ख्याल में शो का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। बिल्कुल जी, टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। आज 23 मार्च है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की कौमी तारीख में आज का दिन बहुत अहम दिन है। लाहौर के मंटो पार्क में आज के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 रोज़ा सालाना इजलास हुआ था, जिसके इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई जिसकी बुनियाद पर बर सगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन, अलहदा रियासतों के हुसूल के लिए एक तहरीक शुरू हुई थी और 7 बरस के बाद अपना मुतालिबा मंजूर करवाने में कामयाबी रही और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज तजदीद अहद का वो यादगार दिन है जिसमें हमें एक कौमी सोच और फिक्र की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर बातिल कुव्वतों, बहुत सारे चैलेंजेस और कोरोना वबा को शिकस्त देने का एक जज्बा जिसकी आज बड़ी ज़रूरत है, वो जज्बा अगर माजी में ट्रेस बैक किया जाए तो आज से 81 बरस कबल लाहौर के मंटो पार्क में नज़र आता है। तो जनाब अब हमें एक सेहतमंद मुआशरे की तरफ जाना है, हमें एक मुत्तहिद कौम की तरफ जाना है और आज के दिन के हवाले से हमें उन तमाम शानदार कामयाबियों का भी जिक्र करना है जो इस ममलिकत खुदादाद के हसूल के बाद हमें नसीब हुई। बिल्कुल शफात, और बहुत सारे लोग जो कि आज स्पेसिफिकली यौम पाकिस्तान की जो शानदार परेड होती है उसका इंतज़ार कर रही थी। तो जनाब ISPR का पैगाम भी साथ आपके सवाल से देते चले कि मौसम की ख़राबी की वजह से आज जो परेड होनी थी वो इंशाल्लाह होगी अब 25 मार्च को। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान जो है ये मौजूद है मज़ार इकबाल से। ज़रा जाने क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले वहाँ पर बड़ी पुरवकार तकरीब भी हुई गार्ड्स की तब्दीली के हवाले से, उनसे जानेंगे। जी ख्वाजा बताइएगा कि अभी यहाँ पर क्या मसरूफियात हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले तो गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई है। जी बिल्कुल, यौम पाकिस्तान का दिन मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज़ महफूज गैरिजन से 21 तोपों की इस्लामी के बाद हुआ और उसके बाद मज़ार इकबाल में पुरवकार जो तकरीब का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाक फ़ज़ाइया की जानब से जो है वो यहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी और उसके बाद अब कुछ वक्त के बाद जो है वो DG रेंजर्स यहाँ पर आएंगे, वो
मज़ार पर सलामी देंगे और फातह खानी करेंगे और इसी तरह से सियासी क़यादत का भी सिलसिला दिन भर शुरू रहेगा। और अगर यौम पाकिस्तान की बात की जाए तो यौम पाकिस्तान में तारीख़ के हवाले से अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर बहुत अहम है, क्यों न कि मंटो पार्क से ही इस तहरीक का इस आगाज़ हुआ था, जिसके बाद जो है वो 7 साल की जदोजहद के बाद हमें एक आज़ाद जो रियासत मिली और मुल्क पाकिस्तान मिला। और इस रियासत को हासिल करने के लिए बेबहा कुर्बानियाँ दी गई ब्रिटिश एम्पायर को और हिंदू सियासतदानों को, जो शिकस्त देने के बाद, उनके साथ जंग लड़ने के बाद और कानूनी तौर पर हम अब एक आज़ाद रियासत हैं। और अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है, यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए थे, उनमें भी बड़ा जोश व खरोश देखने में आया। हमारे जो असली जवान थे उनमें भी खासा जोश व खरोश देखने में आया। और ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इस मुल्क को, कौम को तरक्की की तरफ गामज़न होना है, आगे बढ़ना है और दीगर जो ममालिक हैं, दीगर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मुकाबला करना है, वो चाहे किसी भी मैदान में क्यों ना हो। ताहम ये दिन भर यहाँ पर मज़ार इकबाल पर तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा और अब से कुछ देर के बाद डीजी रेंजर्स पहुँचेंगे और फिर गवर्नर पंजाब का भी यहाँ पर आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दीगर सियासी समाजी लोग भी यहाँ पर, दीगर लोग भी यहाँ पे मज़ार इकबाल पे पहुँच रहे हैं और लाहौर पर जो यहाँ पर मज़ार इकबाल पर आकर फातह खानी की जा रही है, फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो चढ़ाई जा रही हैं, फूलों की चादरें भी यहाँ पे चढ़ाई जा रही हैं। ताहम ये लाहौरिये जो हैं वो स्पेशली कोई भी दिन हो, कोई भी इवेंट हो, उनको बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और लाहौरियों की ये एक तारीख़ है और इसी लिहाज से आज सारा दिन ये जो तकरीबात का सिलसिला सारा दिन आज यौम पाकिस्तान के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर की क्या सूरत हाल है और ये आपको बताया हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे और उनसे गाहे बड़ी तफसीलात भी जानते हैं, क्योंकि वो मौजूद थे मज़ार इकबाल पर, जहाँ पर अभी मज़ीद बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो होना बाकी हैं। बहुत शुक्रिया जी, ख्वाजा रमज़ान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। जी जनाब, और आपको ज़रा बताते चलें कि लाहौर का जो मंटो पार्क है, आज वहाँ मीनार पाकिस्तान कायम है और ये हमारी कौमी शनाख्त बन चुका है। ये मीनार एक बड़े वाक़े की यादगार है। हमारी नुमाइंदा राबिया नूर मीनार पाकिस्तान में मौजूद है और वहाँ पे उन्होंने मौजूद लोगों से बातचीत की और कुछ मज़ीद जानने की कोशिश की, आपके साथ शेयर करते हैं। 23 मार्च 1940 को यहाँ मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 1960 में इसकी यादगार में मीनार पाकिस्तान की तामीर की गई। 2016 में इस मंटो पार्क की एक्सटेंशन की गई और इसको ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया गया। अब इस यादगार पाकिस्तान के हवाले से लोग किस हद तक मालूमात रखते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च यौम कश्मीर यकजहती हुई थी, यानी कि यौम कश्मीर अदा हुआ। अच्छा, तो मीनार पाकिस्तान क्यों बना? मीनार पाकिस्तान लाहौर की शान है इसलिए। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्या हुआ था? जलसा हुआ था और किसी। अच्छा, तो मीनार पाकिस्तान क्यों बना? मीनार पाकिस्तान आज़ादी के लिए बना था। क्या हुआ था 23 मार्च को? 23 मार्च को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अच्छा, और मीनार पाकिस्तान क्यों बना था? मीनार पाकिस्तान आप बता दो। आप ही मतलब वो मंसूबा इनका मतलब कि मंजूर हो गया था 23 मार्च वाले दिन। आप बताओ 23 मार्च को क्या हुआ था? आप कोई और सवाल कर लें कि आपको इधर आके कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, ये सवाल पूछूं आपसे। चलो, आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ समझ आ रही है कि 23 मार्च को यहाँ पे क्या हुआ था, मीनार पाकिस्तान क्यों बना? नहीं, इस बारे में समझ नहीं आ रही। फिर क्यों आए हो यहाँ पर? वैसे ही हम इंटरटेन करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। तो आपको तारीख के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना? लेकिन इस टाइम जो है ना, पता नहीं है। 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च को यौम पाकिस्तान। तो क्या हुआ था 23 मार्च? पाकिस्तान का नाम रखा गया था अल्लामा इकबाल साहब ने। तो ये मीनार पाकिस्तान क्यों बना? मीनार पाकिस्तान आज़ादी के लिए बना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया। बताओ मीनार पाकिस्तान क्यों बना? मीनार पाकिस्तान इसका नहीं पता। 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अल्लामा इकबाल मिंटो पार्क, इस पार्क को कहा जाता है यादगार मीनार पाकिस्तान है। ये यहाँ पर करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर की गई थी। अगर यहाँ पर आने वाले लोग सैर व तफरीह के साथ साथ मीनार पाकिस्तान के सतूनों पर लिखी हुई तारीख को जानने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी उससे आगाह करें, तभी ये कौम बाशऊर कौम बनकर उभर सकती है। कैमरामैन जावेद बेग के साथ राबिया नूर, AOY न्यूज़, लाहौर। थैंक यू सो जी। राबिया नूर मीनार पाकिस्तान तो मौजूद थी, जिसको ग्रेटर पाकिस्तान का नाम भी दिया गया और साथ में पाक को
جتنے لوگ یہاں پر موجود تھے تفریح کے غرض سے آئے ہوئے تھے وہ ان سے سوال پوچھ رہی تھی اور وہ لوگ جواب دینے سے بالکل قاصر تھے. لوگوں کو ایگزیکٹلی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ایگزیکٹلی 23 مارچ کو ہوا کیا تھا. وہ تو شکر انہیں یہ نہیں پوچھا کہ پریزنٹ کس نے کی تھی قرارداد, تو لوگ اور زیادہ تذبذب کا شکار ہو جاتے. میرے خیال سے پھر ہو سکتا ہے اور بڑے مزے کے نام لوگوں سے منہ سے نکلتے. یہ بھی بات ہے, وہ شیر بنگلہ جو ہے وہ کہیں اور نہ چلے جاتے. اینی وے جناب, تو خواتین و حضرات معاملہ یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے, اور اس نے اس دور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی حیثیت کو تبدیل کیا تھا, مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو تبدیل کیا تھا, مسلمانوں کو ایک سیاسی ڈائمنشن دی تھی. گو کہ اس قرارداد کے واقعے سے چند روز قبل خاکسار تحریک کے حوالے سے, علامہ مشرقی کی جو تحریک تھی اس حوالے سے ایک سانحہ بھی ہوا تھا, ایک سانحہ ہوا تھا انفیکٹ, اور لوگوں کا مشورہ تھا جناح صاحب کو کہ آپ یہ جلسہ کینسل کریں, لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی جناب. لیکن مزید تاریخی باتیں نا, ہمارا علم محدود ہے, ہم شاید اس میں اتنی بات نہیں کر سکیں گے. تو جناب ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ معروف تاریخ دان پروفیسر اعظم چودھری صاحب موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اسپیسیفکلی وہ بچے جن کی آج چھٹی ہے, گھروں پہ بیٹھے ہوئے جناب, تو فوراً آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے تھوڑا بہت پاس آ جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کلا رابعہ نور پھر نکلے اور آپ ان کے سامنے آ جائیں, وہ جب آپ سے پوچھے 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو آپ ان کو بتانے سے قاصر ہو. تو ہمارے ساتھ اعظم چودھری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے, میرا اور شفاعت کا تو بہت محدود ہے, آپ بتائیے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں. اگر 23 مارچ 1940 نہ ہوتا تو 14 اگست 1947 بھی نہ ہوتا, اور ہم یہاں پہ نہ ہوتے, مطلب کہ نہ یہ ملک بنتا. یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے خاکساروں کا, تو 313 خاکساروں نے جو علامہ مشرق کی تحریک تھی, انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا جس کا پولیس سے تصادم ہو گیا تھا, جس میں کوئی 36 خاکسار لاحق ہو گئے تھے یا جام بحق ہو گئے تھے. تو قائد اعظم جب 21 مارچ کو لاہور میں تشریف لائے تو انہیں مطلب عام لوگ نہیں منع کر رہے تھے اجلاس سے. سر سکندر یاد جو یونینسٹ پارٹی کے سربراہ اور پنجاب کے وزیر اعظم تھے, اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے وزیر اعلیٰ کو, تو جو وزیر اعظم تھے وہ خود مسلم لیگی قائدین سے, جو لاہور کے قائدین سے, ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ جلسہ مؤخر کر دیں, ملتوی کر دیں, بعد میں کر لیں. لیکن مسلم لیگ نے اس بات کو نہیں مانا. اصل میں ایک سال پہلے ہی, یعنی مارچ 1939 میں میرٹھ میں آل انڈیا کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی نے یہ طے کر دیا تھا کہ آئندہ اجلاس میں ہم قرارداد پاکستان یا قرارداد تقسیم ہند یا قرارداد لاہور پیش کریں گے. مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت لاہور میں جلسہ ہوگا. یہ قرارداد لاہور تو ہم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں پیش کی گئی. قرارداد تقسیم ہند ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ہندوستان کے بٹوارے کی بات کی گئی, یعنی اس میں 2 ذات ریاستوں کی بات کی گئی اور وفاقی نظام کے مخالف بات کی گئی. یعنی مسلم لیگ فیڈرل اسٹیٹ نہیں چاہتی. مسلم لیگ اس کے اندر ایک, لیکن کیونکہ چودھری رحمت علی کی وجہ سے نو اینڈ نیور کے چھایا ہونے سے, نو اینڈ نیور پورے برصغیر میں پھیل جانے کی وجہ سے پاکستان کا لفظ اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ سب لوگ اسے قرارداد پاکستان کہنے لگے. اور ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ بھارتی جو جریدے تھے, جو انڈین جریدے تھے, انہوں نے بھی اتنا واویلا مچا دیا کہ اس کے بعد اس کو پاکستان, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فیور میں مسلم لیگ یا مسلم جریدوں نے یا اخبارات نے, زمیندارہ نے یا لحال نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی جتنی پرتاب یا ہندوستان یا انڈین ٹائم نے, یا کلکتے سے یا لاہور سے یا چندی گڑھ سے یا بنگال سے, مختلف یا میرٹھ سے جو رسالے نکلتے تھے, انہوں نے بہت زیادہ اینٹی موومنٹ چلائی قرارداد لاہور کے یا تقسیم ہند کے. مطلب خود ماسٹر تارا سنگھ نے یا گاندھی جی نے کہا کہ ہندوستان کا بٹوارہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں ماتا کا بٹوارہ ہے. جیسے ماسٹر تارا سنگھ جو سکھوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور فیصل آباد سے تعلق, راول پنڈی سے تعلق رکھتے تھے, فیصل آباد خالصہ کالج کے ہیڈ ماسٹر تھے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ مطلب کہ میری لاشوں, سکھوں کی لاشوں سے گزر کے مطلب پاکستان بن سکتا ہے یا ہندوستان کا بٹوارہ ہو سکتا ہے. خود مولانا ابوالکلام آزاد جو معمول ہند تھے, ان کا فرمانا تھی یہ تھا کہ سرزمین کو پاک اور ناپاک میں یعنی ناپاک اور پاک میں نہیں بانٹا جا سکتا. حالانکہ لیکن وہ سب غلط ثابت ہوئے اور پاکستان قائم ہوا. میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ جب تصور پیش کیا گیا مسلم اکثریتی علاقوں کا, تو اس میں تو تقریباً سارا پنجاب شامل ہو گیا, تقریباً دہلی تک اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش کے علاقے شامل ہو گئے, دکن کی ریاستیں شامل ہو گئیں, جوناگڑھ کی ریاست شامل تھی, بنگال شامل تھا.
لیکن اس کے بعد تقسیم میں ایسا کیا ہوا کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پاکستان میں شامل؟ اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بایوگرافی کے زید کی چودھری رحمت علی کے بارے کی، جو چودھری رحمت علی کی بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے، اس پہ آئیڈیاز آف پاکستان یا تقسیم ہند کی قراردادوں کا جائزہ لیں تو 170 بنتی ہیں. اچھا. یعنی اور شمس الحسن نے جو بایوگرافی شاریہ تیار کیا ہے وہ 144 پر مشتمل ہے. یعنی کم از کم 150 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف تقسیم کی میپ پیش کیے یا دو قومی نظریہ پیش کیا یا دو قومی نظریے کے حوالے سے تقسیم کی بات کی. میں کہتا ہوں جان برائٹ 1858 میں پہلا شخص تھا، مطلب انگریز تھا، جس نے کہا یہ بٹوارہ ہو جائے تو ملک بہتر طریقے سے چل سکتا. 1890 میں عبدالعلیم شرر کا بھی نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بٹوارے کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ جیسے سر سید بٹوارے کی بات نہیں کرتا، ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو ایک الگ قوم یا جماعت قرار دیتا ہے، لیکن بٹوارے کی بات نہیں کرتے. تو اس طرح یہ جو صورتحال تھی کہ یہ تقسیم کیسے ہو گئی. پنجاب کے اندر بھی 12 ضلع ایسے تھے اس وقت جس میں ہریانہ بھی شامل ہے، آج ہماچل پردیش بھی شامل ہے، مگر پاکستان کا پنجاب بھی شامل ہے، انڈیا کا پنجاب بھی شامل ہے. 35 ڈسٹرکٹس تھے، جس کے اندر بھی 12 ڈسٹرکٹ ایسے تھے جس میں ہندو میجورٹی تھی یا ہندو سکھ میجورٹی تھی. باقی کوئی 13-14 ضلعوں میں 15 میں مسلمان میجورٹی تھی. تو یہ بٹوارے کی بات جو ہے نا کسی حد تک علامہ اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں کی تھی کہ اگر پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے. لیکن علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ایک ذات اسٹیٹ کی نمائندگی نہیں کرتا. صحیح. علامہ اقبال کا خطبہ اسٹیٹ 23 مارچ 1940 ہی ڈائمنشن طے کرتا ہے. جیسے 1956 میں ہم نے آئین بنایا، ایک مغربی پاکستان بن گیا، ایک مشرقی پاکستان بن گیا. تو علامہ اقبال کا جو پنجاب کا بٹوارہ تھا وہ وحدت انڈیا کے اندر تھا، ایک یونٹ کے طور پہ. اور میں یہ بھی بتاتا چلتا ہوں اب کیونکہ اس موقع پہ بات نکلی ہے، تو علامہ نے ایسا کیوں خیال پیش کیا. ایسا خیال یوں ہی نہیں آتے، سپنے یوں ہی نہیں آتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو علامہ اقبال کے 2 مسائل تھے. ایک تو ویٹیج سسٹم، یعنی مسلم اکثریتی صوبوں میں زیادہ سیٹیں ہندوؤں کو دی جائیں گی اور مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو زیادہ نشستیں دی جائیں گی. تو پنجاب 55% بازی کے ساتھ 50% سیٹیں لے رہا تھا. تو اگر یہ چاروں صوبوں کو ملا دیا جاتا تو 90% مسلم آبادی ہو جاتی تو ویٹیج مر جاتا. پھر ویٹیج بھی ہوتا 80%، 75%، ہر طرح مسلمانوں کی حکومت بنتی. اور دوسرا دیہی اور شہری تقسیم تھی سندھ میں اور پنجاب میں. یونینسٹ پارٹی دیں گے، اتنے دیہاتی لوگ آئیں گے، اتنے شہری لوگ آئیں گے. تو ان صوبوں کے انضمام سے جو علامہ اقبال کا تصور پاکستان تھا کہ وہ دیہی اور شہری تقسیم بھی ختم، وہ اپرچونٹیز کے اوپر بھی تھا، وہ سرکاری نوکریوں کے حوالے سے تھا، وہ تعلیمی اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی تھا، اور وہ ایک نمائندگی کے حوالے سے بھی تھا تاکہ مقننہ میں مسلمانوں کی برابر نمائندگی. تقسیم کی ایک اور بات کرتا چلوں کہ عاشق حسین بٹالوی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے تقسیم کی جب یہ قرارداد بن رہی تھی تو مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ مشرق کی منطقہ اور شمال مغربی منطقے میں یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں مسلم مملکتیں بننی چاہیے. صحیح. یہ الفاظ تھے. تو بٹالوی صاحب نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ اگر ان الفاظ کو ہم نے قرارداد کے اندر درج کر دیا تو پنجاب کا بٹوارہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت لیاقت علی خان نے، یہ خط میرے پاس موجود ہے، اچھا، کہ جو بٹالوی نے لکھا تھا، تو مطلب لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کوریڈور کے ذریعے، یعنی جیسے پورا پنجاب، آگے دلی، آگے یو پی، آگے سی پی، آگے بہار اور پھر بنگال کا ایک پورا کوریڈور، جسے خلاف پاکستان مولانا نیازی نے، عبدالستار نیازی نے. اور اگر ہم دیکھیں جیسے یہاں پہ جو جناح ریزیڈنسی ہے شارع فیصل پہ، اس میں جو میپس پڑے ہوئے جو قائد اعظم کو گفٹ کیے گئے تھے مسلم لیگ کی جانب سے، اس میں باقاعدہ وہ کوریڈور نظر آتا ہے کہ جو پہلا تصور تھا آزادی کا وہ اسی طرح سے تھا کہ بنگال اور پنجاب اور جو مشرقی پاکستان ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ سر. اعظم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، اور ایک بڑی سیر ہے یہ اور ایک بڑی مزیدار گفتگو ہے. تاریخی حوالے سے 23 مارچ 1940 بہت روشن ہے. تاریخی حوالے سے اس میں بڑی گہرائیاں ہیں جو عام لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. بالکل جفات، اور انہی گہرائیوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر جو سٹرگل کی جو کریو پیدا ہوئی وہی وجہ ہے کہ 1945 میں پاکستان بنا، اور اس کے بعد آج جو ہم بڑی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام تر خواب ہمارا بھی ممکن ہو سکا. یہاں پہ اہم خبر شامل کرتے چلے جناب ہم صدر عارف علوی کے حوالے سے. صدر عارف علوی کا جناب آج کے دن کے حوالے سے
पैगाम सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मजबूत बनाने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है। साथ ही उनका कहना है कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए रवादारी और मजबूत पाकिस्तान का मौका हमें फराहम करना है। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ लाहौर में। पाकिस्तान बनने के बाद हम हर साल इस बात का अहद भी करते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकतवर कौम के तौर पर उभरे। जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखे थे, जो ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, उस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जस्तजू करनी पड़ेगी ताकि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान एक उसूली, मेहनत कश, तरक्की याफ्ता और कामयाब कौम के तौर पर देखा भी जाए और तस्वुर भी किया जाए। एक है कौम और एक ही मंजिल। एक छोटी सी ब्रेक आते रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज यौम पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान के दिन के हवाले से आज हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे नए कौमी हीरोज़ को। कॉमनवेल्थ में पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिब इल्म मोमिन साकिब को कोविड-19 यूथ हीरो करार दिया है। मोमिन साकिब ने कोरोना वबा के दौरान मार्च 2020 में 1 मिलियन मील्स के नाम से एक इनिशिएटिव लिया था और इस इनिशिएटिव के तहत 1 लाख अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया था। खाना पहुंचाने के लिए जनाब अस्पताल, फूड बैंक्स और बहुत सारे ट्रस्ट्स और कई मकामात का इंतखाब किया गया था और कॉमनवेल्थ ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर में नौजवानों को समाजी कामों की हौसला अफजाई के लिए एजाज़ात का ऐलान किया है। और जो कॉमनवेल्थ के हीरोज़ होते हैं उसमें इस साल चैरिटेबल वर्क की कैटेगरी में हमारे और आपके जाने माने वो जो थे नहीं, वो ये वक्त बदल गया, ये वाले, हाँ, ये वाले। वो मतलब वो ठीक है, वो कहते हैं पूरी दुनिया को कि मारो मुझे मारो, लेकिन वो बेसिकली दर हकीकत एक बड़े वो नरम दिल आदमी है। और बुनियादी तौर पे उन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने से भी, और जब ख़ास तौर पे उनके कॉलेज ने किंग्स कॉलेज लंदन ने ट्वीट किया है जनाब, और उन्होंने मोमिन साकिब को इस अवार्ड की नामजदगी पर मुबारकबाद दी है। तो मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू चले उनके पास। बिल्कुल जी, मोमिन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मोमिन आप हमें ये बताइएगा कि ये जो आपका 1 मिलियन मील्स का जो इनिशिएटिव था, ये आपने इसको कैसे कंसीव किया और फिर आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया? जी अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, और 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आप लोगों के शो पर आकर। हमेशा एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। बट क्विकली कमिंग टू द क्वेश्चन, जी 1 मिलियन मील्स का इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ था एज एन इमरजेंसी रिस्पांस टू कोविड-19। जिस तरह कि आपको पता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वबा ने जिस तरह अफेक्ट किया था, और लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल्स पे जितने फ्रंट लाइन की वर्कर्स थे उन पर बहुत प्रेशर आ गया था। तो ये फिर जो हमारी सेंट्रल टीम थी, जिसके अंदर रेस्टोरेंट के एक चेन के सीईओ हमारे साथ थे, फिर क्योंकि ऑब्वियसली मैं किंग्स गया था तो हॉस्पिटल्स, किंग्स के बहुत हॉस्पिटल्स के थ्रू डॉक्टर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया, तो हमने रेस्टोरेंट्स की और हॉस्पिटल्स की कोऑर्डिनेशन करवाना शुरू कर दी, जिसके थ्रू हमने फ्री मील बांटना शुरू कर दिए डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जिनको बहुत इश्यू हो रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के कैफेटेरियाज पे भी बहुत प्रेशर आया हुआ था, और वो एक जो कहते हैं ना गर्म न्यूट्रिशियस मील्स नहीं ठीक से मिल पा रहे थे। तो आइडिया सिर्फ ये था कि हम अपने फ्रंट लाइन की वर्कर्स को सपोर्ट कर सकें, उन सब लोगों को सपोर्ट कर सकें जो कोविड-19 के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। दैट्स अमेजिंग यार। और ऑब्वियसली आप लोगों ने 10 लाख मील्स का जिम्मा उठाया। क्या लगा, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये आइडिया आ गया आपको, या मतलब ऑब्वियसली 10 लाख मील्स के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए, बड़े पैसे चाहिए, तो कैसे आया था जहन में, कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, बड़ा रिसोर्स चाहिए इस सारे काम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 लाख मील्स का तो हमने एक विजन बनाया था कि हमने ये कैंपेन स्टार्ट की थी कि ये हमारा गोल है। तो इन द एंड वी वर एबल टू गिव आउट मोर देन 100,000 मील्स एंड ड्रिंक्स। और इसमें एक बहुत हमें कहते हैं एज मिला, वो ये था कि डेविड बेकम केम ऑन बोर्ड एंड सपोर्टेड अस। उन्होंने इस कैंपेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आमिर खान बॉक्सर ने, तो वो इन्फ्लुएंसर्स
जब बहुत ऑन बोर्ड आए, उनकी आवाज ने इस पूरे इनिशिएटिव को बहुत एम्पलीफाई कर दिया। और इसके साथ साथ बिल्कुल मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि जो वॉलंटियर्स थे सारे इस वक्त के दौरान जब सारे एक लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग मॉरली बड़े डाउन हुए थे, डीमोटिवेटेड हुए थे, इस दौरान जितने वॉलंटियर्स थे, सेंट्रल टीम थी, आरिफ अनीस, सुलेमान रजा, बिलाल साकिब, तो वही मैं कहता हूँ टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। मुझसे जब कोई पूछता है ना कि ये किस तरह कर लिया, तो अकेले बंदा तो इतना कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा यूनिटी ही होती है और टीम वर्क ही होता है जो एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। सही। अच्छा मोमिन, ये बताइएगा, बहुत से लोग इरादा तो रखते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बट समहाउ उनको समझ में नहीं आती, उनको कोई डायमेंशन नहीं मिलती। क्या मशवरा देना चाहेंगे आप उस यूथ को जो कि अब आगे भी हालात ऐसे प्रिडिक्ट करें कि शायद मजीद खराब हो, कोरोना क्योंकि बढ़ रहा है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, यूथ का आपने जिक्र किया, तो देखिए हम इस मुल्क में बात यही होती है कि हमारे मुल्क की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ है और एक पैशनेट यूथ है, फायर है इसके अंदर, और ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वही बात है, अगर हमारी यूथ कुछ कर नहीं रही तो हमें क्या फायदा। यूथ में कैपेबिलिटीज हैं, यूथ में स्किल्स हैं, अब आपने करना ये होता है कि जब आप इरादा, सबसे पहले तो देखें जी, सोशल वर्क और सोशल सर्विस हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने फ्री टाइम में करनी है, ये लाइफस्टाइल होता है, ये आपके एक डेली दिन का हिस्सा होता है। और देखिए वो कहते हैं ना, किसी को प्यार से देखना भी एक सोशल सर्विस है। तो जब भी आप कुछ इरादा कर ले तो आपने लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करना, लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। और आपकी बातें पता है मुझे क्या बता रही है, मुझे लग रहा है कि आप कूदने वाले हैं सियासत में। यू आर अ स्टार, मैं बता रहा हूँ, और स्टार्स की बड़ी जरूरत है सियासत में। अभी तो बड़े बिजी चल रहे हैं, आजकल तो बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मोमिन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बाखबर सवेरा एंड लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा का आज का स्पेशल एपिसोड, जो कि है 23 मार्च के हवाले से। और आज के दिन हम आपके सामने उन हीरोज को रख रहे हैं जिन हीरोज ने इस पिछले साल के दौरान, वो पिछला साल जो कि शायद पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक अवाम के लिए सबसे मुश्किल साल रहा है, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी रोजगार के हवाले से। लेकिन आज के इस दौर में कुछ ऐसे हीरोज भी हैं जिन्होंने, जो अवाम दर्द में थी, तकलीफ में थी, उनकी खिदमत का बीड़ा उठाया। ख़वातीन और हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लाहौर की औज फातिमा से, जिन्होंने इस पूरी कोरोना वबा के दौरान लोगों के खाने का बीड़ा उठाया। बिल्कुल शफात, उन लोगों के खाने का बीड़ा उठाया जो कि बीमार थे और जो कि कोरोना से मुतासर हुए। ना सिर्फ ये उनके लिए खाने बनाती थी, मील्स प्रिपेयर करती थी, बल्कि उनको मुफ्त पहुंचाती भी थी। एक ऐसा टाइम जिसमें हमने देखा कि वो मुतासरीन जो कि कोविड से मुतासर थे, लोगों ने एक तरह से, खुद तो वो आइसोलेशन में थे, लेकिन लोगों ने भी उनको आइसोलेट करना शुरू कर दिया था। औज फातिमा आगे बढ़ी और औज फातिमा उठाया इनको मुफ्त खाना पहुंचाने का। औज हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम औज, एंड वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो बताएं कि कैसा चल रहा है आपका काम? वालेकुम अस्सलाम मदिहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तक चल रहा है। That's incredible। अभी तक जो चला, मुझे बताइएगा, वबा के दिन जब सख्ती पे थे, जून जुलाई के जो महीने थे, जब पाकिस्तान में एक दिन में 6-6 हज़ार केसेस सामने आ रहे थे, लोगों में सख्ती थी, लॉकडाउन शदीद था, लेकिन उस दौर के मुकाबले में आज का दौर निस्बतन सख्ती जरूर है, वबा में शिद्दत जरूर है, लेकिन निस्बतन कुछ बेहतरी आई है। तो जरा बताइएगा, तब कितने मील्स पर डे प्रोवाइड हो रहे थे और अब क्या सूरत हाल है? हाँ, उस टाइम इस तरह से था कि तकरीबन मुझे 200 से 250 के करीब लोग कॉल्स करते थे और मैं उनको जो है खाना भिजवाती थी। और इसके अलावा अब जो है कि वो 60 to 70 हैं और अभी भी अगर मुझे जब भी जिस टाइम भी कॉल आती है तो मैं उनको खाना जो है डिलीवर करवाती हूँ। सही। अच्छा, और लोग आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं, वो लोग जो कि कोविड से मुतासर होते हैं? और स्पेशली साथ में ये भी बताइएगा, जब आपने स्टार्ट किया था लोगों को मील्स प्रोवाइड करना, आपके अपने घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया था? क्योंकि देखिए लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और ऐसे टाइम में मुतासरों के लिए मील बनाना, ना सिर्फ मील बनाना बल्कि उनको इंश्योर करना कि उनके घर पहुँच भी रहा है, ये मुमकिन कैसे था?
बिल्कुल। अच्छा मध्य ऐसा से है कि मैं लाहौर में अकेली रहती हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था तो डेफिनेटली हर किसी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते थे, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते थे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। तो मुझे उस टाइम में डेफिनेटली हर किसी ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। तो मुझे सब कहते हैं कि फातिमा अपना टाइम पास करने के लिए जो है आप नेटफ्लिक्स देखें, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। तो मुझे लगा, मुझे कुकिंग का शौक था बहुत ज़्यादा, और मेरे अपने सर्कल में मेरी 2 करीबी दोस्तें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई थी। और उस टाइम मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, क्योंकि मेरी एक दोस्त बहुत इन्फेक्टेड थी और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मैं उसको स्टार्टिंग में मैं उसको खाना बनाकर भेजती रही, और मुझे तब उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि देखें ख़वातीन जो होती हैं वो घर का न्यूक्लियस है, और किसी भी घर में अगर कोई खातून इन्फेक्टेड है तो उनकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाती है उनकी, और वो भी डेफिनेटली मतलब सफ़र कर रहे हैं उनके साथ। तो फिर मैंने उस टाइम ये इनिशिएटिव लिया था, और तकरीबन 200+ लोगों को उस टाइम में बनाकर भेजती थी। मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड है और किसी को भी खाने की ज़रूरत है, उनको भी और उनकी फैमिली को भी, तो मैं उनके लिए जो है खाना बनाकर भेजूंगी। लोगों ने हेल्प आपको किस तरीके से किया? और क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जिसमें लोग हेल्प करना चाहते थे लेकिन वो खौफजदा थे और हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने आपको कांटेक्ट कैसे किया? मदिहा, मुझे लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू ही अप्रोच किया था, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैंने ये स्टार्ट लिया था अपना इनिशिएटिव, मैंने ये अपनी सेविंग से लिया था। बिकॉज मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट देखी थी कि कोविड के टाइम पे चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, चीज़ें ब्लैक में बिक रही थी, और एक पोस्ट थी जिसमें एक बच्ची अपने फादर के लिए प्लाज्मा खरीदना चाहती थी, और वो प्लाज्मा जो बेच रहे थे वो बहुत महंगा बेच रहे थे। मतलब लाइक वो उन्हें कह रहे थे कि जी मैंने अपनी सेविंग्स लगा दी हैं तो मैं आपको प्लाज्मा फ्री में नहीं दे सकता। तो वो एक ऐसा टाइम था, मैं एक बेसिकली लोगों को एक मैसेज देना चाहती थी। मैंने अपनी सेविंग्स यूज़ की हैं सारे कॉज में, और मैंने अपने पैसों से ये स्टार्ट लिया था। आपने इस अपने इनिशिएटिव को मेरे गार्डियंस ने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे। दैट्स इनक्रेडिबल। मुझे बताइएगा, आपने अपने इस इनिशिएटिव को अकीदत का तोहफा करार दिया है, इसकी क्या ये क्या टर्म है, जरा थोड़ा सा बताइएगा। मैं एक्चुअली लोगों को फूड जब भिजवाती थी तो मुझे ये था कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं किसी पे तरस खाकर उनको खाना भिजवा रही हूँ। तो मैंने मेंशन किया था ये टोकन ऑफ लव है, ये चैरिटी फूड नहीं है। बिकॉज ये अकीदत का तोहफा, बड़ी खूबसूरत बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह तौफीक दे और लोगों की आप खिदमत करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज बाखबर सवेरा के राउंड 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमने अपने पिछले घंटे में 23 मार्च के हवाले से बात की, लेकिन यहाँ पर वो खबरें रखना भी बहुत ज़रूरी है जिनका ताल्लुक़ आपसे है, जिनका ताल्लुक़ आपको पेश आने वाले मसाइल से है। कोविड-19 जब से मुल्क में आया है उसके साथ साथ मुल्क में और भी बहुत सारे मसाइल आए, ख़ास तौर पे तालीमी इदारों के हवाले से और स्कूल फ़ीस के मामले से बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल शफात, और ऐसा ही वाक़या पेश आया कराची के इलाके नाज़िमाबाद में, जहाँ शहर स्कूल के ख़िलाफ़ तालिबा को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक बच्ची, उसको हब्से बेजा में रखा गया, उससे उसका लंच छीन लिया गया। ये बच्ची इसी स्कूल की तालिब इल्म थी। क्या वजूहात थी, कल आपने भी देखा, पूरे AY न्यूज़ पर इस हवाले से खबरें भी चलती रहीं। लेकिन ये केस कहाँ तक पहुँचा है, स्कूल के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है, और स्कूल इंतज़ामिया के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम नज़र आ लेते हैं 10 बजे की टॉप स्टोरीज़ पे। दरसगाहों में तालीम को कारोबार बना दिया गया। निजी स्कूल इंतज़ामिया का फ़ीस की अदम अदायगी पर तालिबा से गैर इंसानी सलूक, वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। कराची के ज़हीन तालिब इल्म का कारनामा, व्हाट्सएप नुमा फ्रेंड्स एंड फैमिली मीटिंग ऐप बना ली। कलर ब्लाइंड लोगों के लिए भी कारआमद। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, साइकिलिस्ट, क्रिकेटर और स्कॉश प्लेयर भी। हर फन मौला नौरीना शम्स आज है बाखबर सवेरा की मेहमान। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, कराची के इलाके नाज़िमाबाद के शहर स्कूल के खिलाफ तालिबा को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा
درج کر لیا گیا ہے۔ فیس کی ادائیگی کے معاملے پر مبینہ طور پہ سر اسکول کی انتظامیہ نے بچی کو 1 گھنٹے تک کمرے میں بند رکھا۔ بالکل جی، 12 سال کی ابیرہ زہرا نے بتایا ہے کہ اس سے لنچ بھی چھین لیا گیا، اسے کہا گیا کہ تمہیں لنچ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ واقعہ بیسکلی 18 مارچ کو پیش آیا اور بعد میں بچی کے والد کے ساتھ جب وہ بچی اسکول آئی تو اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا۔ کیا بچی کا قصور تھا؟ صرف یہ کہ اس کی فیس ادا نہیں کی گئی تھی اور اس وجہ سے اس بچی کو دھکے دیے گئے، اس بچی سے اس کا لنچ چھین لیا گیا اور اس بچی کو اس کے باقی کلاس فیلوز کے سامنے، باقی سکولز کے بچوں کے سامنے اس بچی کو کیا گیا ذلیل۔ والد کی درخواست پر سکول انتظامیہ کے خلاف اب پرچہ درج کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کی رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو نے بچی اور پھر اس کے والد سے ملاقات بھی کی۔ دعا بھٹو نے بتایا ہے کہ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں گدھے بندھے ہیں، سرکاری اسکولوں کا معیار اچھا ہوتا تو لوگ بچوں کو وہاں داخل کراتے، لیکن somehow کیونکہ یہاں پہ سندھ میں سرکاری اسکولوں کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں مجبور ضرور ہیں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں کرانے کا۔ جب بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں کراتے ہیں اور وہاں پہ فیس نہ دی جائے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا۔ خیر جی، کل دعا بھٹو صاحبہ نے کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کے والدین کو دھمکی دی ہم اس بچی کا ایڈمیشن کہیں بھی ہونے نہیں دیں گے، آپ کے ابا کی جاگیر نہیں ہے اسکول، آپ کے ابا کی جاگیر نہیں ہے تعلیم، جو دل کرے گا آپ منمانی کریں گے۔ سندھ کے جو سرکاری اسکولز ہیں اگر ان کا نظام ٹھیک ہو تو یہ بچے کیوں پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنے کے لیے جائیں۔ سندھ گورنمنٹ اپنے اسکولز کو ٹھیک کرے، بجائے کہ گدھے گھوڑوں کتوں کو پڑھانے سے بچوں کی تعلیم وہاں پہ ضروری ہے، اپنے گدھے گھوڑوں کو اپنے گھروں میں پڑھائیں۔ تو جناب اس حوالے سے ہم سارے ساتھ موجود ہیں، ان کے والد موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دعا بھٹو صاحبہ بھی موجود ہیں، تحریک انصاف سے سندھ اسمبلی کی ممبر صوبائی اسمبلی۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سکولز کی رجسٹرار رفیہ جاوید صاحبہ کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے۔ بتائیے گا جی، بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے۔ پہلے یہ بتائیے گا یہ فیس کی عدم ادائیگی کے معاملہ پر جو طالبہ سے غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے، کیا ابھی تک اس پہ ایکشن لیا گیا ہے؟ اصل میں ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو آج ہی گئی تھی وہاں پہ، لیکن اسکول کے مالک کا بند تھا موبائل نمبر اور میں بھی وہ تھانے میں گیا ہوگا اور اسکول کے اندر بھی کوئی نہیں تھا اویلیبل، جس وجہ سے وہ کمیٹی جو ہے وہ پوری فیکٹس اور فائنڈنگز اکٹھے کر کے ویڈنسڈے پہ رپورٹ اپنی سبمٹ کرے گی اور جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کے اسکول کے جو مالک ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بتائے گا وہ لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ بوجھ کے لیے کہ کیا اگر بچہ اسکول کی فیس ادا نہیں کر پاتا تو کیا اسکول انتظامیہ کے پاس کیا ایسا کوئی اختیار ہے کہ وہ بچے کے خلاف کوئی ایکشن لے؟ کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق میں ایسی کوئی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو نجی اسکولز ہیں وہ اس طرح فیس کے معاملے پہ یا کسی اور معاملے پہ بچے کو کسی قسم کی بھی نہ سزا دے سکتے ہیں، نہ ہراس کر سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی دباؤ والی پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں یا تنگ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان سے بات کریں۔ یہ دیکھیں عدالت کی واضح ہدایات موجود ہیں کہ اس تعلیم کے معاملے کو کاروبار نہ بنایا جائے، اس کو کاروباری رویہ نہ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود آئے دن اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو کوئی ایکشن اس حوالے سے لیا جا رہا ہے، کوئی ضابطۂ اخلاق بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی، تعلیم سب کا حق ہے اور ایک اچھے ادارہ کھولنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے اچھے جو ادارے ہیں ان کی بھی اسی شدت کے ساتھ جو ہے کراچی یا دوسرے سندھ کے جو شہر ہے حیدرآباد ہر جگہ ضرورت ہے۔ اور جہاں تک عدالت کے معاملے کی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کروایا ہے اور آپ نے ابھی حال ہی میں لائسم اسکول دیکھا ہوگا اے لیول کا، تو ہم نے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ سسپینڈ کی ہے کیونکہ اس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے ان پہ عمل نہیں کیا تھا۔ تو ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایکشن کرتا ہے جو اس کے رولز پرمیشن دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، رفیہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہی تھی اسکول کی سچویشن کے حوالے سے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب عوام اتنا ٹیکس دیتی ہے تو عوام کو ایک تعلیم کی سہولت جو ہے وہ تو مفت میسر ہونی چاہیے، لیکن یہاں میں جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر آپ نے ان کی حالت بھی دیکھی، تو ایسے میں کیسے کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے سرکاری اسکول میں۔ یہ واقعہ جس بچی کے ساتھ پیش آیا ابھی زارا، وہ ان کے والد محمد عادل صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے دعا بھٹو صاحبہ بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔
سب سے پہلے تو عادل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ واقعہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, آئی ایم شیور کہ وہ بچی کو کافی عرصے سے ایسے تنگ بھی کر رہے ہوتے ہوں گے کہ فیس ابھی تک نہیں آئی, فیس نہیں آئی. یہ واقعہ شروع کب سے ہوا تھا؟ اصل میں نے جو ہے نا مارچ 2020 میں جو ہے نیو ایڈمیشن کرایا تھا اپنی بچی کا. اس کے فوراً جو ہے وہ 6 دن کے بعد جو لاک ڈاؤن لگ گیا. اس کے بعد پہلی دفعہ میں نے اپنی بچی کو سپٹمبر میں جو ہے وہ اسکول بھیجا ہے, اور ہفتے میں 2 دن کلاسز ہوتی تھی. ایک مہینے میں صرف یعنی کہ میری بیٹی 8 دن اسکول گئی ہے, سپٹمبر اور اکتوبر میں, ٹھیک ہے. اور لیکن میں نے تمام فیسیں یہ بھرتا چلا آیا میں بند, جی یہ میں ساری فیسیں میں نے بند اسکول کی فیسز دی ہیں. میں نے اپنی بچی کو تعلیم نہیں دلوائی آپ کے پاس ابھی میں نے. اور جو ہے اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ یار 4 مہینے کی میری فیس ہے, آپ میری ہر مہینے کی فیس کے ساتھ 1 مہینہ میں ایکسٹرا جمع کرا دوں گا آپ کو. انشاءاللہ میں مئی تک میں آپ کے ڈیوز کلیئر کر دوں گا. 10 مارچ یہ 2021 کو جو ہے اس کا مڈ ٹرم ایگزام کا جو ہے وہ رزلٹ تھا, وہ دے نہیں رہے تھے. میں نے اپنی وائف کو بھیجا کہ آپ جائیے, آپ جا کے بات کریں کہ ہم جو ہے 23 یا 24 مارچ تک جو ہے میں 2 مہینے کی فیس جمع کرا دوں گا بچی کی. بس آپ مجھے جو 20% کووڈ ڈسکاؤنٹ جو آرڈیننس آیا ہے اس کا کووڈ ڈسکاؤنٹ دے دیجیے آپ. اور جو ہے وہ جو آپ اینول چارجز جو آپ مینٹیننس کی مد میں لگا رہے ہیں وہ آپ مجھ سے نہ لیں, کیونکہ میری بیٹی نے آپ کا اسکول یوٹیلائز یا یوز استعمال نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. میں نومبر تک میں نے جو ہے وہ فیس پیڈ کی ہوئی ہے. ابھی دسمبر اور یہ مارچ 4 مہینے کی فیس میری باقی تھی. میں نے صرف ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے 1 مہینے کی فیس ہے, 1 مہینے. اور اس سے 1 دن پہلے, واقعہ ہونے سے 1 دن پہلے جو ہے میری بیٹی نے مجھے شکایت کی. میں جا کے بدھ کے دن جو ہے میں سر طفیل کو جا کے بول کے آیا کہ آپ جو ہیں میری بیٹی کو فیس کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں. آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے, آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو رسپونڈ نہیں نا تو آپ کو رائٹ بنتا ہے میری بیٹی کو کچھ کہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے ایوری نیکسٹ ڈے سر نے جو ہے وہ کوئی ایکشن اپنے ٹیچر کے لینے کے خلاف, انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے میں صبح چھوڑ کے بائک پہ چلا گیا میں. تو صبح 8 بجے جیسی اس کی اسمبلی ختم ہوئی ہے, کلاس میں اٹینڈنس ہو رہی تھی, اس کو مس مریم ہے کوئی, انہوں نے بلا لیا کہ آپ آ کے باہر کھڑی ہو جائیں. تمام کلاس 37 اسٹوڈنٹس کے درمیان میں اس کو بٹھا کے باہر کھڑا رکھا صبح 8 بجے سے لے کے, اور جو ہے وہ اتنی گرمی میں بچی کو باہر کھڑا رکھا. تو پھر جو ہے وہ 1 پیریڈ پہلے جو ہے بچی کو سائنس لیب ان کی کوئی ہے اس میں وہاں کھڑا کر دیا, اور ایک پرفیکٹ کو جو ہے اسکول کی CC کی اسکول کی جو ہے وہ کلاس کی وہ پرفیکٹ تھی, اس کو کھڑا کر دیا کہ آپ اس پہ دھیان رکھیں کہ یہ بیگ لے کے فرار نہ ہو جائے. اور لنچ کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی. بچے آپ کو کیا بولا کہ آپ کو کس طرح سے تنگ کیا گیا؟ کیونکہ ابھی جیسے آپ کے والد بھی بتا رہے ہیں صبح سے لے کے اتنی گرمی میں آپ کو کلاس سے باہر نکال دیا. آپ نے ٹیچر سے نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں مجھے تو نہیں پتا میری فیس کا معاملہ, میرے والد سے پوچھیں؟ انہوں نے مجھ سے یعنی میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بابا سے بات کر لیا, جبکہ انہوں نے میرے بابا سے بات نہیں کری, اور مجھے باہر پورا دن کھڑا رکھا. کتنی دیر کھڑی رہی بیٹا آپ؟ جب میں 8 بجے یعنی گئی, میں 8 بجے اسکول لگتا ہے, 8 بجے سے انہوں نے مجھے 12 بجے تک کھڑا رکھا, اور پھر کھڑا رکھا چھٹی تک, لیکن دوسری کلاس میں پھر کھڑا کر دیا تھا. جو چھٹی سے 1 گھنٹے پہلے مجھے دوسری کلاس میں کھڑا کر دیا, ایک پرفیکٹ کو کھڑا کر دیا تھا کہ ان پہ نگرانی رکھیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. صاحبہ یہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے یہ معاملہ اٹھایا بھی, آپ یہ معاملہ سامنے بھی لے کر آئیں. یہ بتائیے گا کہ اس قسم کا رویہ کیا کوئی کامن سائٹ ہے اس قسم کا رویہ اسکولوں کی جانب سے؟ دیکھیے جی, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ جو کیا, اور میں اس بچی کو, ان کے والد کو, ان کی والدہ کو میں سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ آج کل جو جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں نا, مطلب اس بچی کو دھمکی دی گئی کہ ان کے والد کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے کہیں بھی کمپلین کی تو ہم اس کا ایڈمیشن کہیں بھی نہیں ہونے دیں گے, اس کا نام ہم ہر اسکول میں دے دیں گے, اس کو کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو یہ ان کی کھلی گنڈا گردی ہے, یہ مافیا, ایک مافیا بنا ہوا ہے, ایک کاروبار, ایک جو ہے نا انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. مطلب آپ کسی کی تعلیم نہیں روک سکتے, آپ کا ہر جگہ پہ بس چلتا ہے. اسکولس جو سرکاری اسکولس ہیں, اگر آپ وہاں آپ دیکھیں کتوں کے علاوہ, گدھوں کے علاوہ, بھینسوں کے علاوہ وہاں پہ کون پڑھ رہا ہے؟ بچے تو نہیں پڑھ رہے, یہ جانور پڑھ رہے ہیں. اگر وہاں کا نظام ٹھیک ہو تو کیوں یہ والد بیچارے جو ہیں, یہ بے بس والد کیوں نہیں اپنے بچوں کو اپنے اسکول انتظامیہ والوں سے آپ کی بات ہوئی؟ دیکھیے اسکول انتظامیہ تو وہ تو جو ان کا جو رویہ جو مجھے ان کے بچی نے اور والد صاحب نے بتایا کہ ان کو دھکے دیے گئے, اور بچی کو پہلے بند بھی کیا گیا کسی روم میں, چوکیدار کے روم میں بند کر دیا تھا بچی کو پہلے, پھر وہاں کھڑا کتنا کیا گیا, اس کو دھکے دیے گئے, اس کو نکالا گیا, اس کو بے عزت کیا گیا. آپ کو چوکیدار کے روم میں بھی ایسے بند کیا گیا تھا؟ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بھی 18 مارچ کو ہوا تھا.
तो वो वही ये वहाँ यानी कि वो साइंस लैब है इनकी, तो उसमें ही वो शायद चौकीदार हो, शायद रात में सोते वगैरह हैं। तो ये एक पूरा माफिया बना हुआ है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे स्कूल्स को, मतलब जहाँ बच्चों, हम जब पढ़ते थे, हमारे जब उस्ताद गुजरते थे, जब आते थे तो हमारी नज़रें झुक जाती थी, हम एहतराम करते थे। उस्ताद एक वालिद की जगह होता है। ऐसे तो बच्चों को नफरत हो जाएगी, मतलब नफरत हो जाएगी, बच्चे खौफ खाने लग जाएंगे। खौफ हो गया उनको। और ये इन्होंने जिस तरह का धंधा बनाया हुआ है, आप किसी की तालीम एडमिशन, मैं भी देखती हूँ इसको एडमिशन कैसे नहीं कहीं दिलवाते और इसके पेपर्स कैसे नहीं होते, इनको जो धमकियाँ दी जा रही है, इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं। और जो इनकी फ़ीस का मसला था, मैं आपको यहाँ कता कलामी की माजरत चाहूँगा। हम यहाँ आपको सीधे लिए चलते हैं जनाब कराची में मज़ार कायद, जहाँ पे CM सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इस्माइल साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। के लिए हम हर साल यहाँ हाज़िर होते हैं। आज 81 साल बाद हमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मतन को एक बार फिर पढ़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को पहले से सबसे ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायदे आज़म ने अता फरमाया उसका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायदे आज़म का विज़न था कि ये मुल्क इस मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। हम ये अहद करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न उसको हमने लेके आगे बढ़ाना है और इसके साथ साथ जो 1971 के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को लीड किया था और 1973 का आइन दिया था, उस आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो खिदमात हैं उन सब को सामने रखते हुए उनकी लीडरशिप में हमने आगे बढ़ना है। हमें ख़ास तौर पे इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इस वक्त में आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को ख़ास तौर पे याद करना चाहिए जो जुल्म और बर्बरियत ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से भारत में जो शुरू हुई थी उस दिन को भी याद करके और ये अज़म करना चाहिए कि कायदे आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और इस शहरक के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें एक बार फिर ये अज़म करना चाहिए कि कश्मीर को हासिल करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में उस तरीके से कश्मीर का मसला हल करना है। और अगर कुछ और इसके बारे में सोचा जाता है तो ज़रूर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाके और उसके बाद कुछ इसके बारे में सोचा जाए, नहीं तो इस वक्त हमें जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके तहत ही कश्मीर के मसले का हल चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी याद करना चाहिए कि 1940 की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नशिस्त थी उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के भाइयों के लिए भी पास हुई थी और आज के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए और ये रिज़ॉल्व हमारे मुल्क का होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क हासिल करने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही विज़न था। अच्छा सर, ये बता दें कि आप दोनों हजरात जो है वो काफ़ी दिनों के बाद बल्कि साल में 1 से 2 मरतबा साथ नज़र आते हैं, तो एक ही सवाल जो पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, तो वही सवाल दोहराऊंगा कि वफाक और सूबा एक पेज पर कब आएंगे? क्या इस वक्त वो पाकिस्तान लोगों को मिला हुआ है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था? ये अंदरूनी इख्तलाफात, ये सियासी झगड़े, तरक्की का अमल रुका हुआ है, कब आप सब एक हो जाएंगे? कब ये लोगों के मसाइल हल करेंगे? दोनों हजरात से जवाब चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो हमीद हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं
23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आइनी ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ हाज़िर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। जब हालिया पिछले अगस्त में बरसातें हुई थी और शहर के कुछ इलाकों में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, तब भी फेडरल गवर्नमेंट ने जब कहा तो हमने लब्बैक किया। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, 3 वफाकी वज़रा और मेरी काबीना में मेरे साथ 2 और वज़ीर, हम 3 लोग हैं। उनकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स भी होती रही हैं और बात आगे बढ़ती रही और फिर हमने एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराही मैं करता हूँ। उसकी अभी पिछले 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे और हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नर साहब इसी मामले पे गवर्नर साहब क्या देखें, जैसा कि अभी सीएम साहब ने आपको बताया कि हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। सीएम साहब मेरे पास तशरीफ़ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं और सीएम साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो मैं तो अक्सर इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जी पिक्चर जाने दें ताकि मीडिया को और दुनिया को पता चले कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कुट्टी नहीं है अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो। हमारी जो रिजर्वेशंस होती हैं, चाहे वफाक की सूबे से या सूबे की वफाक से, वो एक ही हुकूमत की भी हो सकती है कि वो जिस हुकूमत की अपनी वफाकी हुकूमत की अपनी सूबाई हुकूमत हो, उनके साथ भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, कोई काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, जो शायद टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, शायद ना भी हों, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। 2 मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं, लेकिन जहाँ तरक्याती मामलात का बात होती है, जहाँ पे सूबा सिंध के मफाद की बात होती है, वहाँ पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। साहब ये बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बंदल आइलैंड भी वफाक को चाहिए, कराची के 3 अस्पताल बड़े भी वफाक को चाहिए और अब सिंध के अफसरान भी वफाक ने आपसे मांग लिया। इसके पीछे वजह क्या है? दूसरी असातिज़ा पर आपके गैर पर तशद्दुद हुआ। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि वज़ीर तालीम आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, कोर्ट के मामले को ले आकर गलत बयानी अवाम से कर रहे हैं, हालांकि अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया और उनको मुस्तकिल करने में कोई उनके अपना कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो जानबूझकर ये मामला टाल रहे हैं। देखिए 2-3 सवाल आपने कर दिए। आइलैंड्स की बात जहाँ तक है, वो एक ऑर्डिनेंस आया था, वो लैप्स हो गया, वो बात ख़त्म हुई है इस वक्त। दूसरा आपने अफसरान के बारे में और अस्पतालों के बारे में मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख के हमारे एडवोकेट जनरल साहब से सलाह मशवरा करके और एक जवाब हमने वफाक को दे दिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वफाक ये अस्पताल ले सकती है। वो तरीक़ेकार पूरा नहीं हुआ, उसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और उसी जजमेंट में ये गुंजाइश भी मौजूद है जिसकी कई बार बात हो चुकी है और अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, कि एक गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी मौजूद है कि वफाक वो अस्पताल सूबे को चलाने के लिए दे सकता है। और हम वही रिक्वेस्ट करें कि, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा मौक़िफ़ है, मेरा पर्सनल और हमारी हुकूमत का ये ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी और इसीलिए हम उसके रिव्यू में भी गए हैं। वो रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या कुछ बना दिया गया था, वो
मुकम्मल तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन है और हमने ये वफाक को बता दिया। और मेरी एक बार नहीं कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई है, गवर्नर साहब भी मौजूद रहे एक दो बार उन मुलाकातों में, जब उन्होंने कहा है कि ये अस्पताल सुबह अच्छी तरीके से चला रहा है और हमसे तो पिम्स भी नहीं चलती है, सही ये लफ्ज़ थे, और ये सूबे को चलाना चाहिए, हम इस्लामाबाद से ये अस्पताल नहीं चला सकेंगे। तो वही हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, सर्विस की बेहतरी के लिए ये अस्पताल जैसे चल रहे हैं हमें चलाने दें। इस वक्त हम खुद इनोवेट हो गए, जिस तरीके से हम और डेवलपमेंट और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तलवार जो हमारे सर पे लटकी हुई इसकी वजह से रुक जाते हैं। अफसरान की जहाँ तक बात है, अफसरान का एक एग्रीमेंट है सूबे का और वफाक का, और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई अफसर सूबे में आना और सूबे से जाना ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा। अगर वो रोटेशन पॉलिसी कोई बनाते हैं वो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन से होनी चाहिए। जो अफसर, और ये दोनों मतलब वफाक को भी एग्री करना चाहिए और सूबे को भी, जो अफसरान हमारे पास आए हैं वो इसी पॉलिसी के तहत आए हैं, और अगर कोई जाएगा तो इसी पॉलिसी के तहत जाएगा। कुछ अफसर गए भी हैं अभी, उन्होंने मांगे, हमने बेहतर समझा अफसरान की हम अपनी मर्जी भी देखते हैं उसमें कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल काम करने में कहाँ पे है, और अगर कोई अनविलिंग वर्कर है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसे इधर रखा जाए, और वफाक अगर उसको मांगे तो उस पॉलिसी के तहत हम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मैंने खुद भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी लिखा है कि इन अफसरान की कुछ जो है हमें ज़रूरत है और हम इनको छोड़ नहीं सकते। और जो एक एग्रीमेंट है फेडरेशन का और सूबों का कि ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनका ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस एंड फ्रॉम द प्रोविंस कैसे होता है, उसके तहत सारी बातें होंगी। हाँ, टीचर्स के लिए देखें, मेरी बात सुने, मुझे कोई मिसलीड नहीं किया गया, बड़ा क्लियरली बता दूँ इस चीज़ पे अभी नहीं, ये 1.5-2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर थे कि इनको जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान देना है। हमने इनसे यही। कराची में वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू जारी है और उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आदिल साहब, अरीफ फातिमा और साथ में दुआ भुट्टो साहिबा। और दुआ, हमें उम्मीद है कि आप ये आगे केस जो है वो आगे भी लेके चलेंगी और मेक श्योर करेंगी कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को फीस ना आने पर बच्चों के साथ वो सलूक ना करे जो अरीबा के साथ, और आई एम श्योर कि आप आगे भी इनको लुक आफ्टर जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। दुआ हमारे साथ मौजूद थी, मोहम्मद आदिल मौजूद थे, अरीफ फातिमा बच्ची खुद यहाँ पर मौजूद थी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम सेलिब्रेट करें हमारे कौमी हीरोज को, और हीरोज की जनाब कोई उम्र नहीं होती। और अभी जिस हीरो से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, ही इज़ वेरी यंग, और मतलब नवी जमात के तालिब इल्म है, और नवी जमात के तालिब इल्म होते हुए इन्होंने एक व्हाट्सएप टाइप की जनाब एक ऐप बना ली है जिसका नाम है FF मीटिंग। और इस ऐप को अब तक 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो उसको डाउनलोड भी कर चुके हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा 5 स्टार्स भी मिल चुके हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं नबील हैदर जाफरी, साथ में उनकी वालिदा सैयदा नौरीन साहिबा भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, नवी जमात में आप पढ़ते हैं, इतनी बड़ी सारी आपने ऐप बना ली है, कैसे? मैं इसके ऊपर वर्क करता था, हमेशा शौक था एक कि कुछ अचीव करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट हो। कैसे ख्याल है यार कि ये ऐप जैसे व्हाट्सएप टाइप एक ऐप है वो मुझे भी बनानी चाहिए? मैं पहले गेम्स तो डेवलप करता था, 3 क्लास में मैंने गेम्स भी डेवलप करे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन वीडियो देख रहा था नेट पे कि बिल गेट्स अमेरिका को क्या था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। फिर फादर को मैंने सोचा कि फाइनेंशियली हेल्प करूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन हो जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती हैं दूसरी एप्लीकेशन में, वो यूज़र्स को होती होंगी, तो उनका कोई सोल्यूशन दिया जाए। दैट्स इनक्रेडिबल। तो जो आपने सोल्यूशन दिया, तो आपने क्या अलग किया है अपनी एप्लीकेशन? जैसे मेरी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मैंने डिफरेंट कर दिए। जैसे कि दूसरे एप्लीकेशन में ये मसला आता है कि 2 मिनट की वीडियो आती है, मेरे एप्लीकेशन में 3 से 4 घंटे की वीडियो जाती है ओरिजिनल क्वालिटी पर। और साथ में आपने कलर ब्लाइंड लोगों के लिए अलग कलर थीम्स भी रखी है, वो अफराद जो देख नहीं सकते, जिनकी नज़र कमज़ोर है, उनके लिए भी इसमें फीचर मौजूद है। जी, मैंने इसके अंदर एक कलर पैनल दिया हुआ है, और लोकल पीपल के लिए भी और कलर ब्लाइंड लोगों के लिए। मुझे काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट करके अप्रिशिएट किया था इस पर कि उनको कलर ब्लाइंड थे, तो उनको मिली एक विजन मिल गया उनको। कितने अरसे से आप ये ऐप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं? आपने कहा क्लास 3 में थे जब आपने गेम डेवलप की थी। जी, कितना अरसा हो गया आपको?
جی میں کلاس 3 میں تھا جب میں نے ایک گیم ڈیولپ کری تھی. اس کے بعد میں کلاس 7 میں تھا تو میں نے ایف ایف میٹنگ اسٹارٹ کری تھی جو ڈیولپ کرنا تھا. 3 سال آپ کو لگے ایف ایف میٹنگ کو پراپرلی لانچ کرنے میں. آپ بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر رہے تھے, درمیان میں کہیں ان کی پڑھائی متاثر تو نہیں ہو رہی تھی؟ اور دوسرا جو آپ کے بچے کی اپروچ ہے وہ باقی بچوں کی نہیں ہے کہ اتنی سی عمر میں ایپ بنا لی بچوں نے. جی الحمدللہ جس طرح یہ اچیومنٹ انہوں نے ایپ بنانے میں جو یہ کیا, اس کے علاوہ اسٹڈی میں بھی ماشاءاللہ سے ہائیسٹ مارکس دینے والے اسٹوڈنٹ ہیں. اپنی ٹیچرز کے فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہیں, بہت اوبیڈنٹ ہے اسکول میں بھی الحمدللہ. اور بہت زیادہ جو ہے ان کی پرنسپل بھی, ٹیچرز بھی, وہ میل ہوں فیمیل ٹیچرز ہوں دونوں, مطلب وہ ہر طریقے سے جو ہے جب بھی جو ہے ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہم اٹینڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیشہ پراؤڈ ہی فیل کرتے ہیں. آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, لیکن اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ بچہ ہے جس سے باقی سارے بچے دیکھیں بھائی یار یہ پھر آ گیا, یہ وہی بچہ ہے ایسا ہے ایسا. اچھا تو کیوں ہے ایسا؟ کبھی خیال نہیں ہے انسانی ہمدردی کی بنیادوں میں تھوڑا سا نالائق ہو جائے ایسی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ انسانیت, آپ کو پتا ہے کبھی خیال ہے ایسا؟ میں نے سوچا کافی لوگوں کی ہیلپ کرنا, لیکن جب انسان آگے بڑھنے نہیں چاہتا تو میں کچھ کر نہیں سکتا. That's incredible. اچھا نبیل مجھے یہ بتاؤ, بچے آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کام کر لیا, ہم نے آپ کو دیکھا بھی کہ آپ کو امین الحق صاحب نے بلایا ہوا تھا, ایک فوٹو شوٹ بھی آپ کے ہوا تھا, تو کچھ فائدہ بھی آپ کو اس سے ہوا, اور باقی اتنا بڑا آپ نے مارکا سر انجام دیا ہوا ہے, یہ باہر کسی بھی ملک میں ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پراپر. رابطہ کیا, I'm sure آپ سے وزیر تعلیم نے رابطہ ضرور کیا ہوگا. نہیں مجھے کسی نے رابطہ نہیں کیا. کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے, وزیر تعلیم نے, اور جو امین الحق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کیا بنا؟ صرف اپریسیشن دی گئی تھی ان کی طرف سے بھی, ایسا کوئی خاص رسپانس نہیں. اور اس کے بعد تو انہوں نے دوبارہ کبھی رابطہ بھی نہیں کیا, بس ایک فوٹو سیشن تھا. وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں ٹیکنالوجی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنا مطلب دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, ورلڈ وائڈ ان کو جو ہے کالز بھی آ رہی ہیں, میلز بھی آ رہی ہیں, لیکن پاکستانی اس پہ کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. That's well, آپ جتنا ماشاءاللہ بھائی کا پوٹینشیل ہے تو ان کو میرے خیال میں اپریسیشن کی ضرورت نہیں, خود بخود اپنا راستہ بنا لیں گے, پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. جناب بہت بہت شکریہ جی, نبیل صاحب اور ان کی والدہ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں اسکاچ پلیئر نورینہ شمس سے, جن کو اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سوشل فورم پر خطاب کرنے کا بھی اعزاز مل چکا ہے. اور نورینہ نے پاکستانی کھلاڑیوں کی مثال اور پھر ان کے حقوق پر کھل کر بات بھی کی. نورینہ کا تعلق ویسے اگر دیکھا جائے تو مالاکنڈ نوردی سے ہے, اور اس پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ چاہتی ہیں کہ جو خواتین ہیں اسپیسیفکلی ایسے علاقوں کی, وہ بھی کھیلوں میں آئیں اور کھیلوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو جناب میرے خیال میں وداؤٹ مچ اڈو سیدھا چلتے ہیں جی نورینہ شمس کے پاس. ٹو ہیو یو اگین. پہلے تو اگین ان فیکٹ فار دی فرسٹ ٹائم بینگ ویری آنیسٹ, پہلے تو ذرا بتائیے گا کب سے کھیل رہی ہیں اسکواش اور ابھی کیا رینکنگ ہے؟ میں 2014 سے کھیل رہی ہوں, اور میری ابھی تو رینکنگ بہت ڈراپ ہو گئی ہے, 240 تک پہنچ گئی ہے, لیکن ہائیسٹ 120 تک پہنچی ہوئی ہے. اچھا جو رینکنگ ڈراپ ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کیونکہ کووڈ کا جو پورا ٹائم رہا ہے بہت سارے میچز نہیں ہوتے, کیا ان کا بھی کہیں نہ کہیں نہیں, اس کا تعلق ٹریننگ سے تھا. میں چاہتی تھی کہ میری ٹریننگ بہت زیادہ اچھی ہو, اور آپ کو ٹریننگ کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کنٹینیوسلی نہیں کھیل سکتے. اسکواش کے ٹرینرز ویسے اگر دیکھا جائے کراچی سے زیادہ لاہور میں اچھے ہیں. نہیں, پشاور میں سب سے بیٹر. پشاور میں سب سے اچھے ہیں. اسکواش کا سین مجھے پتا ہے بڑا ہی سخت کھیل ہے. کسی بھی کھیل سے کمپیئر کیا جائے تو آپ مثال پہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, بیڈمنٹن کا 1 گھنٹے کا جو ہے نا گیم ایک طرف, اسکواش کے 15 منٹ ایک طرف, اس طرح سے کمپیئر کیا جائے ان ٹرمز آف برننگ کیلوریز. بڑا ہی سخت کھیل ہے. اس کے لیے کتنے گھنٹے ٹریننگ کرتی ہیں؟ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس دن میری باڈی جواب دے جائے تو پھر اس دن میں بالکل نہیں کھیلتی, لیکن اس کے علاوہ صبح 4 گھنٹے 3 گھنٹے اس طرح ہو جاتا ہے, اور شام کو پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹہ فزیکل ہو جاتا ہے, لیکن ڈپینڈ آن مائی باڈی کنڈیشن. اگر میں کھیل سکتی ہوں تو ہو جاتا ہے, ورنہ تو کے حوالے سے تو لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ نہیں, یہ سب کے لیے ایسے ہیں, سب کے لیے. 3 گھنٹے بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ پہلے ٹریننگ کرو کوچ کے ساتھ 1.5 آور, اور پھر اس کے بعد آپ گیمز کھیلو پریکٹس کے لیے, تو ہوتے ہوتے پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا میں 8 بجے یا 9 بجے آئی تھی اور 12 بجے جا رہی ہوں, تو اٹ مینز اتنا ٹائم ہو گیا. اٹ مینز, اور پتہ مجھے تو بہت سارے اسپورٹس میں جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 6 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں. کوئی بھی اسپورٹس ہو, چاہے وہ آپ
फुट प्रॉब्लम चली गई हुई। मुझे ये बताइएगा नौरीना, अभी जैसे आपने जाके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जो स्पोर्ट्स मैन है, जो ख़वातीन जो स्पोर्ट्स में उनकी मुश्किलात के हवाले से बात की, पाकिस्तान में वो ख़वातीन जो स्पोर्ट्स खेल रही हैं उनमें उनके हवाले से क्या मुश्किलात देखती हैं? बहुत से ऐसी मुश्किलात है कि लोग फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं और लोग उसके बारे में बात करते हैं कि पैसे वगैरह फाइनेंशियल वो मसले होते हैं। हमारे वुमेन स्पॉन्सर्स नहीं होते सारा कुछ, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो कल्चर है ना वो अभी भी मेरे ख्याल से कोई 10-15 साल पहले, और मैं कहूँगी कि 1970s तक तो कल्चर बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि लोगों के जहन में मतलब फीमेल जो है ना फिजिकली वो इन्फीरियर होने स्टार्ट हो गई। तो लोगों को मतलब वो बस अज्यूम करते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि ये तो नहीं खेल पाएगी, ये तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। हाँ, और मोस्टली कहते हैं कि इनके तो खर्चे बहुत कम होते होंगे तो इनको पैसे नहीं देने चाहिए ज़्यादा। क्यों? ये भी मसला होता है। तो मतलब खुराक का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, जो इतने बड़े बड़े खर्चे आते हैं। हाँ, तो मतलब ये मसला जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन का भी बहुत ज़्यादा मसला है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जाइए, आप फेडरेशन साइड पे जाइए, जो भी एसोसिएशन बैठी होती है उसमें ज़्यादातर जो है ना औरतों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लाइक आप मेरे लिए पॉलिसी बना रहे हो लेकिन एक मर्द बना रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरे जहन को क्या चाहिए। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, बहुत सारी खवातीन आपको देख के चाहती होंगी यार हम भी स्क्वाश खेलें, स्क्वाश में कूदें, बट ऑब्वियसली क्रिकेट तो है नहीं कि आपने बल्ला लिया बॉल शुरू तो आपको कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। क्या फैसिलिटीज जरूरी हैं और क्या करना चाहिए ऐसी खबर? आपको पता है कोविड ने एक ऐसा ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और दीवार चाहिए और सारा कुछ ना, कोविड ने ये चीज़ ऐसी चेंज की कि जब हम 6 महीने 7 महीने घर पे थे सिर्फ हमारे पास दीवारें थी। हम ट्रेनिंग कर रहे थे और कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि ग्राउंड पे आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्रिकेट नहीं खेल सकते, कुछ और नहीं कर सकते। टेनिस वाले भी स्टार्ट थे वो स्क्वॉश को कॉपी कर रहे थे। तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं खेलती थी और मुझे कोर्ट नहीं मिलता था, जो बाहर की जो दीवारें होती थी बच्चे खेल रहे होते थे, मैं उनके साथ खेल रही होती। मतलब वेल होनी चाहिए, वेल होना आपके अंदर, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, नौरीना शम्स हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि आज 23 मार्च की मुनासबत से जाते जाते हम आपको दिखाते हैं बहुत ही प्यारे तबला नवाज, आपको पता है लाहौर से इनका ताल्लुक है, रायान और आइज़ेक, इन्होंने आज के दिन के हवाले से तबला प्ले किया। जनाब आपको सुनवाते हैं बात। और यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मध्या नक्की और शफात अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen